इसके बाद आओ आगे बात करते हैं हम लोग कुछ क्षेत्रफल जैसे हो गया, आयतन। तो ये मेंसुरेशन के कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, फिजिक्स में हम इनका यूज करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। यहां पर आप जानते हैं ये आधार होता है इसका। अब ये आधार बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता है, ये है तो ये ऊंचाई हो गई। तो आपने इससे पढ़ रखा होगा कि इसका जो क्षेत्रफल लिखा जाता है, क्षेत्रफल त्रिभुज का, क्षेत्रफल जो त्रिभुज का लिखा जाता है वो लिखा जाता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू में ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक, अगर यही समकोण हो, समबाहु हो जाए, समबाहु त्रिभुज हो जाए तो उसका क्षेत्रफल जो लिखा जाता है, लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। सारी भुजाएं बराबर होती ना समबाहु त्रिभुज की, तो भुजा का स्क्वायर लिखा जाता है। तो त्रिभुज के बारे में आप इतना याद रखेंगे कि कोई भी त्रिभुज हो, आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई सबके लिए काम करता है। अगर समलंब चतुर्भुज की बात करें तो इसमें समांतर भुजाएं ये दे रखी हैं, तो क्या लिखा जाता है इसका क्षेत्रफल? क्षेत्रफल, ये ग्राफ ये क्षेत्रफल जानते हो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्षेत्रफल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर कण गति कर रहा होगा तो गति के साथ जब गति करेगा तो उसमें गति में ग्राफ आपने पढ़े होंगे 9th में, ज्यादा डीप में तो पढ़े नहीं, यहाँ डीप में पढ़ना है तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ बन गया तो क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। सूत्र देखो क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ये क्या लिख रहा है? भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और गुणा में क्या होगा? समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के मध्य दूरी, भुजाओं के मध्य दूरी, ये बात आपको याद रखनी। तो इसका क्षेत्रफल हो गया। शंकु के बारे में क्या क्या याद रखना, तो आपने इसमें पढ़ा होगा बहुत सारी चीजें। ये ऊंचाई हो गई इसकी जिसको h लिख दिया गया, ये त्रिज्या हो गई इसकी जिसको r लिख दिया गया। इसमें एक और ऊंचाई होती है जिसको कहा जाता है तिरछी ऊंचाई, l, इधर भी l हो गया। तो सबसे पहले बात करें तिरछी ऊंचाई, l का मान कितना होता, तो आपने पढ़ रखा है r² + h² होगा। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम बात करें इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr_l होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो जानते हैं πr_l तो होगा ही, आधार और जुड़ जाएगा तो πr² इसमें और ऐड हो जाएगा। आयतन की बात करें इसका, तो आयतन भी आपको आता होगा, हम ऐसा मान के चलते हैं आपको आता है। ठीक है, नहीं आता है तो वो आपकी दिक्कत है। यहां से लिखे गए इनको आपको याद करना है, क्योंकि 10th में पढ़ा नहीं होगा तभी नहीं याद होंगे, अगर पढ़ा होगा तो अभी तक याद होंगे। आयतन की बात करें तो क्या होता है 1/3 πr²h। ये हो गए हमारे पास फार्मूले। तो शंकु या कोण के बारे में इतनी बातें याद रखनी है, त्रिभुज के बारे में याद रखना है, और समलंब चतुर्भुज के बारे में याद रखना है। बेलन की बात करें तो बेलन बहुत अच्छा है, इसके बारे में सारी बातें आप जानते हैं। इसकी त्रिज्या हो गई r, और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई हो गई इसकी h। ठीक, नहीं आ रहा समझ में तो h ऐसे लिख देते हैं। ठीक, क्या क्या इसमें याद रखना आपको, तो वही सिंपल वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ तो बोलेंगे आप, वक्र पृष्ठ इसका होता है 2πr_h। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में सब जोड़ दो, आधार दोनों जुड़ जाएंगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरा लिख लेना अपनी कॉपी पर, तो 2πr_h तो वो लिखा ही जाएगा, साथ में πr² ऊपर का πr² नीचे का जुड़ेगा तो 2πr² इसमें और जुड़ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2πr h+r या r+h, जैसा भी चाहे आप लिख सकते हैं। अगर बात करें इसका आयतन क्या होगा, तो आपने इसका आयतन का सूत्र भी पढ़ रखा होगा, πr², तो πr² हो गया आधार का क्षेत्रफल इंटू में h, ये ऊंचाई हो गई। तो हम इसे लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ये क्या लिखी गई है, ऊंचाई। ठीक, शक्ति के बारे में यही खास बात आपको बतानी थी कि अगर मान लेते हैं इस शक्ति की मोटाई t दे रखी है, t मोटाई दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको r, तो इसका जो आयतन लिखा जाता है, आयतन
वो लिखा जाता है आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू में यहाँ पर टी लिखा जाएगा, तो ये इस शक्ति का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई होगा। वृत्त के बारे में क्या याद रखना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद रखना है, और ऐसा कोई नहीं होगा जिसको वृत्त का क्षेत्रफल ना याद हो, फिर भी हम अपनी तरफ से बता देते हैं। आर अगर इस वृत्त की त्रिज्या है तो इसमें सबसे पहली बात करें परिधि, तो इसकी परिधि होती है 2 पाई आर, कोण में बात की गई थी इसकी। अगर बात करें आगे इसका क्षेत्रफल, तो आप लोगों ने इसका क्षेत्रफल भी देखा, इसका क्षेत्रफल लिखा जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। अगर बात करें गोला, गोले में हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, तो इस गोले की त्रिज्या मान लेते हैं आर दे रखी है, तो गोले में संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ सब एक ही जैसा होता है, तो इसमें हम लिख देते हैं क्षेत्रफल, सीधे सीधे लिख देते हैं इसका। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ तो एक ही है, तो क्षेत्रफल लिख देते हैं, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट इसलिए लिखवा रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। क्षेत्रफल हो गया। अगर इसका आयतन की बात करें तो क्या होता है आयतन, बताओ क्या होता है, 4/3, हाँ पाई 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आयतन हो गया इसका। आगे आओ बात कर लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति के छोटे छोटे सूत्रों के बारे में बात कर ली जाए, करते हैं। आओ दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र आपने पढ़ा होगा। अगर दो बिंदु दिए गए हो x1, y1 और दूसरा बिंदु हो x2, y2, उन दोनों के बीच की दूरी निकालनी हो तो क्या लिखी जाती है दूरी, तो दूरी लिखी जाती है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट लगाया जाता है। तो आओ अगर दो बिंदु ना देकर के 3 बिंदु दिए गए हों तो इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीजें आएंगी। x1, y1, z1, ये a बिंदु हो गया, ये b बिंदु हो गया, और यहां पर x2, y2, z2 आएगा, और इनके बीच की दूरी ab अगर हमें लिखनी हो तो उसका सूत्र क्या होगा, जैसे वहां लिखते थे वैसे यहां लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें देखो एक्स्ट्रा टर्म ये ऐड हो गया। तो जब कभी त्रिविमीय तंत्र के अंदर 3 विमीय हो जिसमें x, y, z तीनों दे रखा हो, उनके बीच की दूरी निकालनी हो तो आप ये फार्मूला लगाया करेंगे। रेखा का ढाल क्या होता है, अब ये रेखा का ढाल क्या है, रेखा का मतलब सीधी लाइन से निकल के आता है ना, सिंपल। तो ये ढाल का मतलब क्या है, ढाल का मतलब झुकाव, ढलान, ढलान, ढलाई क्या होती है, ये ढलान क्या होती है, तो ढलान का मतलब ये होगा किसी चीज के साथ झुकाव, ढलान होगा। अब झुकाव किसके साथ होगा, तो धनात्मक x अक्ष के साथ किसी रेखा का जो झुकाव होता है उसकी जो स्पर्शज्या होती है उसको हम कहते हैं उस रेखा की प्रवणता या ढाल। मतलब क्या है, मतलब ये है, हम बोल सकते हैं किसी रेखा का धनात्मक x अक्ष के साथ कोण की, ये क्या लिख गया, कोण की स्पर्शज्या। अब ये समझ में नहीं आया होगा स्पर्शज्या का मतलब क्या, स्पर्शज्या का मतलब टैन की बात कर रहे हैं हम, टैन थीटा होता है ना, तो टैन की बात कर रहे हैं। पूरा लिखना चाहो तो टेंजेंट लिख लो, पूरा नाम क्या होता है, टेंजेंट होता है, टेंजेंट हो गया। तो क्या लिखा, किसी रेखा का धनात्मक x अक्ष के साथ कोण की स्पर्शज्या रेखा की प्रवणता या ढाल कहलाती है, रेखा की प्रवणता या ढाल कहलाती है। ठीक है, वैसे लिखना नहीं चाहिए था इतना ज्यादा, लेकिन लिख दिया है ताकि आपको याद रखे, मोटी बुद्धि में आपके घुस जाए। अब इस बात का क्या मतलब है, निकालना चाहते हैं हम इसे। निकालने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमारे सामने ये बना है, एक ये निर्देश तंत्र बना है, इसमें x अक्ष है और ये y अक्ष है। आप जानते हैं धनात्मक होता है x अक्ष और इधर बाईं तरफ ऋणात्मक, ऊपर y धनात्मक, नीचे y ऋणात्मक। अगर मान लीजिए कोई रेखा बनी है, बना लेते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। मान लीजिए कि ये रेखा बना ली हमने, ठीक, ये कोई रेखा बना ली। अब ये रेखा धनात्मक x अक्ष के साथ जो झुकाव है इसका थीटा है, तो यहां पर अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा ही ढाल है, या फिर बोल सकते हो प्रवणता है।
और इसको हम लिखा किससे करेंगे, स्मॉल m से लिखा करेंगे। तो ढाल और प्रवणता का सीधा मतलब ये हो गया। तो कोई कहता है कि किसी रेखा का ढाल या प्रवणता, तो बताएंगे धनात्मक एक्स अक्ष के साथ रेखा जितना कोण बनाती है उसका tan जो लिया जाता है, स्पर्शज्या जो ली जाती है, वो होती है उस रेखा का ढलान या प्रवणता। ठीक है, बढ़िया। हमें इसका यूज कहां पर करना होगा, तो हमें क्या होगा, दो अलग अलग बिंदु दिए गए होंगे, उनमें निकालना होगा। यहां तो कोई बिंदु ही नहीं रेखा पर दिया गया, तो आओ एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, मान लो भाई, मानने में क्या जाता है, यहां पर एक रेखा बनाई गई है, ये रेखा बना दी हमने। ठीक, ये कोई रेखा है, एकदम मस्त रेखा। ठीक, अब ये धनात्मक एक्स अक्ष के साथ जो कोण बना रही है, यही तो कोण होगा, ये थीटा। बढ़िया। इस पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहां है जिसको हमने कहा ए, इसके निर्देशांक आपको दे रखे x1, y1। बढ़िया। एक दूसरा बिंदु होगा यहां पर भी, जिसके निर्देशांक होंगे x2, y2। ठीक, बढ़िया। दो निर्देशांक दे रखे हैं, मतलब दो अलग अलग बिंदु दे रखे हैं इस रेखा के ऊपर। हम चाहते हैं कि ये जो थीटा है आप इन निर्देशांकों के रूप में निकाल के बताएं, डायरेक्ट नहीं कि थीटा हमें पता नहीं है, थीटा निकालना है हम। तो थीटा तब आएगा जब हमें tan थीटा पूरा पता चले, tan थीटा का मतलब पूरी प्रवणता हमें पता चले। तो बिंदु रूप में प्रवणता कैसे लिखी जाती, आओ सीखते हैं। यहां पर बेसिक मैथ लगने वाली है जो आप लोगों ने अभी पढ़ी 6, 7, 8 में, बेकार लल्लू वाली। आओ देखो, एक ही बात करें तो हम कहते हैं कि ये वाली ऊंचाई कितनी है, तो आप बताएंगे ये वाली ऊंचाई सिंपल है, ये ऊंचाई जो होगी y अक्ष से, मतलब x अक्ष से x अक्ष से y की तरफ ये कितनी दूर है, तो आप बोलेंगे ये y1 दूर है सर। अगर इसकी बात करें तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, कहेंगे ये तो y2 दूर है। हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया। तो अगर ये y1 दूर है, ये y2 दूर है, अगर हम यहां एक समांतर लाइन खींचते हैं x अक्ष के समांतर लाइन, तो पहली बात हमें ये बताइए कि अगर ये कोण थीटा होगा तो क्या ये कोण थीटा नहीं होगा, बोलेंगे बिल्कुल होगा। क्यों, संगत कोण बराबर होते हैं। यहां पर ये रेखा, दूसरी यहां पर रेखा खींची गई, दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एक ही तरफ बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं। बात हो गई खत्म, 9th में पढ़ा होगा आपने। थीटा तो थीटा हो गया। यहां से यहां ऊंचाई y1, टोटल ऊंचाई y2 है, तो ये छोटी सी ऊंचाई मुझे कोई बताओ कितनी आएगी, छोटी सी ऊंचाई कितनी आएगी, ये पूरी ऊंचाई y2, छोटी सी ऊंचाई जो नीचे दे रखी है y1, तो ऊपर जो बची ऊंचाई वो कितनी आएगी, बिल्कुल सही, y2 माइनस y1, बड़े में से छोटे को माइनस कर लेंगे, ये आ गई। अगर बात किया जाए कि हम कहें कि ये कितनी दूरी पर है, तो आप बताएंगे कि ये होगा x निर्देशांक इस बिंदु का, तो कितनी दूर, x1 दूर है। और ये दूरी कितनी है, तो आप बताएंगे ये हो जाएगा x2 दूर, क्योंकि उसका निर्देशांक x2 है। अब हमें ये चाहिए यहां से यहां तक, तो क्या बताएंगे आप, कहेंगे बड़े में से छोटे को घटा दो, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। समझ में बात आ रही होगी। तो ये आ गया। अगर ये x2 माइनस x1 होगा, दोनों रेखाएं हम लोगों ने समांतर खींची है, लंब है, अक्ष के ऊपर लंब है, तो इनके बीच की दूरी तो बराबर रहेगी, तो हम इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1। अब ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर जाइए और लगा दीजिए tan थीटा। tan थीटा अगर आप लगाएंगे तो इस बात का क्या मतलब है, समझाते हैं। अगर हम यहां कहते हैं आपसे tan थीटा निकालो, तो आप बोलोगे tan थीटा तो हमारे काम का है, हमारा ये ढलान है, ढाल है या प्रवणता है, तो हम प्रवणता निकालने आए हैं। तो ढाल निकालना है, tan थीटा निकालना है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब लंब क्या है, y2 माइनस y1, आधार कितना है, x2 माइनस x1। बात हो गई खत्म। तो इस तरह से आप ढलान बता सकते हैं किसी रेखा का। तो जब कभी भी आपको डायरेक्ट कोण दे दिया जाए x अक्ष के, धनात्मक x अक्ष के साथ या ऋणात्मक के साथ भी दिया होगा, क्या फर्क पड़ता है, ऋणात्मक के साथ दिया हो तो 180 से घटा लो, धनात्मक के साथ मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कोण कितना होगा, 180 होगा। सही बात समझ में आ रही होगी। तो कोण दिया है तब तो ठीक है, हम tan थीटा लगा के प्रवणता निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं किसी रेखा की प्रवणता 1 है, तो बताओ वो धनात्मक x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही होगी, तो tan में जाएंगे। tan में 1 का मान किसका होता है, दिमाग में क्लिक करेगा, tan 45 का। इसका मतलब है धनात्मक x अक्ष के साथ में रेखा 45 डिग्री का कोण बना रही होगी। अगर हम कहते हैं प्रवणता √3 है, तो कहेंगे tan की सीरीज में गए, √3 कहां, tan 60 पर मिला। इसका मतलब धनात्मक x अक्ष के साथ जो झुकाव होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा।
और अगर आप निर्देशांक के रूप में निकालना चाहते तो ये आपके पास फार्मूला आप निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं और मजा आएगा अभी। आओ देखो, इसको बढ़ाया क्यों सोच रहे होंगे, अभी मजा आएगा। बढ़ाया इसलिए, मतलब क्या है, दो बिंदु तो हमें दे रखे थे, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का हमें समीकरण बताना है। देखो लिखा ना, रेखा का समीकरण, और ढाल ढाल तो समझ में आ गया कैसे निकालना, रेखा का समीकरण निकालना है। तो एक बात बताओ, रेखा का समीकरण बाद में निकालेंगे, जो हम पूछते हैं वो बताओ। जैसे हमें एक समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, ये कोई द्विघात समीकरण दे रखी है। बताओ इसको कौन सा मूल संतुष्ट कर रहा है, तो दिमाग में आएगा सर 4 रख दो, तो 4 रखेंगे तो यहां पर बन जाएगा कितना 4, तो ये बन जाएगा 4 4 चौक 16 4 20, नहीं क्या है 2 रखो सॉरी 2 रख दें। x का मान अगर यहां पर 2 रख देते हैं तो 2 दूना 4, ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 8, वो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई समीकरण दे रखी है और वो समीकरण किसी ऐसी जगह से गुजरती है जो हमें पता है, या कह सकते हो एक ऐसे बिंदु से होकर के गुजरती जो बिंदु हमें पता है, इसका मतलब वो बिंदु उसे संतुष्ट करेंगे। नहीं आया, फिर से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 बिंदु दिए गए हैं, हमने कहा इस पर एक बिंदु होगा जो x, y होगा। हम कहेंगे हाँ x, y कोई भी पॉइंट ये हो सकता है, ये कोई भी बिंदु हो सकता है। तो यहां से सिंपल हमें इस रेखा की प्रवणता निकालनी है जिसमें x1 y1 होने चाहिए, x2 y2 होने चाहिए और x और y होने चाहिए। कैसे निकालें, तो कहेंगे x y तो इसे संतुष्ट करेंगे, लेकिन रेखा आएगी तब संतुष्ट करेंगे ना, रेखा ही नहीं अभी, तो रेखा कैसे लाई जाए। अब बताओ एक रेखा दे रखी है, उस पर 3 बिंदु हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एक रेखा 3 बिंदु हैं, तो प्रवणता 2 बार नहीं निकाली जा सकती, बिल्कुल निकाल सकती हो। अगर प्रवणता आप 2 बार निकालेंगे और एक ही रेखा की प्रवणता है तो धनात्मक x अक्ष के साथ कोण तो बदलने से रहा, कोण नहीं बदलेगा तो प्रवणता नहीं बदलेगी। तो 2 बिंदु मिलाकर के प्रवणता निकालो और उनको बराबर कर लो, रेखा का समीकरण मिल जाएगा, लगा दो। अगर हम बात करते हैं रेखा AB की प्रवणता, तो रेखा AB की प्रवणता अगर हम लिखें तो सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं को मिला करके तो प्रवणता ऐसी लिखी जाती है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। हम कहेंगे बढ़िया है, x2 माइनस x1। फिर दिमाग में आएगा कि चलो एक काम और कर लेते हैं, इन दोनों को मिला करके तो लिख दिया, अब इन दोनों को मिला करके लिख लेते हैं। हम कहेंगे लिख लो, क्या दिक्कत है, बढ़िया। तो अगर इन दोनों को मिला करके आप लिखेंगे तो उस केस में क्या लिखा जाएगा, y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y माइनस y1, यहां हो जाएगा x माइनस x1। देखो दोनों प्रवणताएं हैं, दोनों प्रवणताओं को हमने बराबर कर दिया, तो दोनों प्रवणताओं को बराबर कर दिया तो प्रवणता ये भी है, ये प्रवणता ये भी है और प्रवणता ये भी है, दोनों को बराबर कर दिया। दोनों को बराबर किया तो देखो बराबर का चिन्ह लगाते ही एक समीकरण मिली, तो यहां से समीकरण अगर लिखें तो x माइनस x1 को इधर भेज दो चुपचाप, तो ये बन जाएगा y माइनस y1 बराबर, y माइनस y1 बराबर, ये उधर चला गया तो ये आ जाएगा देखो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस x1, और ये x माइनस x1 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा x माइनस x1 का। ये हमारे पास आ जाएगा रेखा का समीकरण जो x1 कामा y1 से होकर, x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 से होकर के गुजर रही होगी। एक एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई रेखा दे रखी है, इस पर एक बिंदु दे रखा है 2,3 और अगला बिंदु दे रखा है 4,7, ये बिंदु दे रखा है। हम कहते हैं इस रेखा का समीकरण बताओ, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, रेखा AB का समीकरण लिखना है। रेखा AB का समीकरण, तो आप कहेंगे कि रेखा AB का समीकरण हमें लिखना है तो हम x1 y1 और x2 y2 मान लेते हैं, चुपचाप ऊपर वाले में रख देंगे, xy के पदों में रेखा का समीकरण आ जाएगा। हम कहेंगे कोई बात नहीं, चलो बढ़िया है, तो इसको मान लो x1 कामा y1 और इसको मान लेते हैं x2 कामा y2। तो क्या लिखेंगे हम, y माइनस y1, ऊपर वाले को चिपकाते चले जाओ, y माइनस y1, y1 कितना, y1 है 3 बराबर
y2 माइनस y1 लिखा गया, या कह सकते हो प्रवणता लिखी गई है, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस का x1 तो आ जाएगा 2। ठीक, दोबारा देख लो, यहां पर हमने क्या किया है, सबसे पहले जो यहां पर मान यहां लिखे गए थे वही मान है y माइनस y1, तो y1 का मान देखो 3 के बराबर, तो y माइनस 3 हो गया। यहां पर x2 7 है, तो 7 माइनस y1 मतलब ये y2 है, तो y2 7 था, तो y1 को माइनस करना, तो 7 माइनस 3 हो गया। x2 4 है और इसमें से 2 माइनस किया, 4 माइनस 2, और यहां पर आ जाएगा x माइनस x1, तो देखो x1 का मान 2 लिखा गया, यहां पर 2 लिख दो। ये हो गया रेखा का समीकरण, इसको सही कर लेते हैं। तो यहां पर बन जाएगा y माइनस 3 बराबर 7 माइनस 3 बन जाएगा 4 3 7, यहां पर 2 बनेगा, और ये x माइनस 2 बनेगा, 2 से काट दीजिए 2 आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 बनेगा। ये क्या लिख गया, 2 है ये, और यहां बनेगा y माइनस 3। गुणा कराना चाहो गुणा करा लो, y माइनस 3 बराबर में 2x आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, तो हम इस सब को उधर लेकर के जाएं तो लिख सकते हैं 2x, और y उधर जाएगा माइनस y, माइनस 4 है उधर जाएगा तो प्लस 3 बनेगा, तो माइनस 1 बनेगा और बराबर में 0, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस y बराबर 1। ये इस रेखा का समीकरण है। चेक क्या करना है, ये सही है गलत है, तो बिंदु रख करके चेक कर लो। x का मान 2 रखो, 2 दूनी 4 हो गया, y का मान 1 रखो, 1 हो गया। क्या हुआ, 1 मिनट, 2x माइनस 2 दूनी 4, तो y माइनस 3, ठीक है, 3 रखना था ना, हाँ ठीक है। x का मान 2 रखो, 2 दूनी 4 हो गया, y का मान 3 रखो, 4 माइनस 3 1 आएगा। ये वाला रख करके देख लो, 4 दूनी 8 बन जाएगा, और यहां पर 8 माइनस 7 1 आएगा। इसका मतलब ये रेखा का समीकरण बिल्कुल सही है। तो जब कभी भी दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण लिखना हो तो आप डायरेक्ट ये लिखेंगे, यहां पर ये रेखा का समीकरण है, ये है रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। उम्मीद करते हैं आप इसे याद रखेंगे। तो इस तरह से रेखा का समीकरण लिखा जा सकता है, रेखा की प्रवणता लिखी जा सकती, कोण दिया हो तो ऐसा चलेगा, ना दिया हो तो ऐसा चलेगा, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र हुआ। तो ये निर्देशांक ज्यामिति मैंने आपको समझाई। यहां पर मैंने आपको पढ़ाया कि मेंसुरेशन के कौन कौन से फार्मूले आपको याद रखने, कौन कौन सी आकृतियों के साथ आपको ज्यादा परिचित होना होगा। ठीक है।